नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज। वोटों की बारात लेकर आज पहुंच चुका है इलाहाबाद। जी हां, एक दौर की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे दौर की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है और आगे नंबर आना है इलाहाबाद का। तो इस सफर में अब हम संगम नगरी इलाहाबाद पहुंच चुके हैं, प्रयाग नगरी इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, अकबर ने जो एक धर्म शुरू किया था दीन इलाही, वहां से इलाहाबाद का नाम पड़ा, यानी कि अल्लाह का शहर, यानी भगवान का शहर। तो जिससे नाम से ही पता लग जाता है ये एक धार्मिक नगरी है। तो धर्म कर्म की इस नगरी में क्या मुद्दे हैं, क्या ज़रूरतें हैं, क्या लोगों के सवाल हैं और क्या उनके नेताओं के जवाब हैं, आज वो सीधी बात कराने के लिए जी न्यूज़ इलाहाबाद के लोगों को मंच दे रहा है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इलाहाबाद की जनता का, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए पहुंची है। चार खास मेहमान आज इस मंच पर मौजूद हैं। विनोद सोनकर साहब हैं, बीजेपी के सांसद हैं, कौशाम्बी सीट से लोकसभा के सांसद चुने गए थे, बीजेपी के ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और इलाहाबाद क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों पर पकड़ रखते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ विनोद जी का स्वागत कीजिए। अभय अवस्थी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और यूपी में कांग्रेस के रणनीतिकारों में से एक हैं। जोरदार तालियां अभय अवस्थी साहब के लिए भी। हाजी हुसैन है, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी युवजन के राज्य सचिव हैं और इलाहाबाद क्षेत्र की समस्याओं पर नजदीक से उन्होंने अध्ययन किया, ऐसा उनकी पार्टी का दावा है। स्वागत है हाजी साहब का भी जोरदार तालियों के साथ। और बादल चटर्जी हमारे साथ हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इलाहाबाद उत्तर सीट से, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, इलाहाबाद क्षेत्र की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं और प्रशासनिक कमियों को खत्म करना चाहते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ बादल साहब का भी स्वागत कीजिए। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे इलाहाबाद की जनता के साथ बीच में मौजूद हैं, जो आपके पास आएंगे सवाल पूछने के लिए, इसलिए उनके लिए और जोर से ताली बजाइएगा। तो जैसा हम कहते हैं अमूमन कि वोटों की बारात में हम प्रवचन नहीं कराते हैं, हम वचन दिलवाते हैं नेताओं से। तो आज वचन दिलवाएंगे इनसे कि ये इलाहाबाद की जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। हालांकि हमारी कोशिश रहती है कि हर मंच पर उम्मीदवारों को बुलाया जाए, लेकिन आखिरी फैसला पार्टियों का होता है कि वो किनको उतारना चाहते हैं। और उम्मीदवारों का कहना यह भी रहता है कि हम चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, हम बजाय टीवी पर आने के घर घर जाके कन्वेंसिंग करना चाहते हैं। इसलिए आज हम इन नेताओं से पूछेंगे, ये बताते हुए कि हमने BSP को भी इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके नेताओं ने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत नहीं है। हम खाली कुर्सी नहीं लगा रहे हैं, खाली डायस नहीं छोड़ रहे हैं, केवल आपकी जानकारी में ला दे रहे हैं कि BSP इस कार्यक्रम में अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो सबसे पहले विनोद साहब, पिछले चुनाव में तो इलाहाबाद की जनता ने आपको खाता तक खोलने का मौका नहीं दिया था। इस बार ऐसा क्या है या आप क्या करेंगे जिससे जनता आपको मौका दे दे? सबसे पहले रोहित जी, प्रयाग की धरती पे आपका स्वागत है। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का 2.5 साल का जो काम है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर और अनुसूचित समाज के लिए जो इस सरकार में 2.5 साल ने काम किया है, एक हमारा आधार ये है कि जनता हमको वोट दे। दूसरा, जो पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का पूरा विकास रुक गया है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चरम पर है, उत्तर प्रदेश में भाई भतीजावाद चरम पर है। इससे मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा था कि यहाँ पे हम नागरिकों को या तो रोज़गार देंगे और नहीं तो उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं, उनको रोज़गार चाहिए। इसलिए हमको जनता वोट दे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, इसलिए हमको वोट दें। और भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, उस संकल्प पत्र को केवल हम ही पूरा कर सकते हैं। चाहे वो किसानों के पानी का विषय हो, चाहे 24 घंटे बिजली का विषय हो, चाहे 70 लाख लोगों को रोजगार देने का विषय हो, या उत्तर प्रदेश में जो बड़े पैमाने पे नौजवानों ने पलायन करके दूसरे शहरों में नौकरी कर रहे हैं, उनको अपने गृह जनपद में नौकरी मिले। इसलिए हमको
लोगों को समर्थन देना चाहिए। रही बात, क्योंकि ये शुरुआत में ही है, मुझको लगता है कि चुनाव तो ये लोग सपा और कांग्रेस गठबंधन साथ लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ लगता है कि गठबंधन टूट गया है। क्यों टूट गया? क्योंकि दो लोग अलग अलग आए हैं, इनको केवल एक ही मंच मिलना चाहिए था। फिलहाल ठीक है, दोनों से निपटा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के राहुल जी ने नारा दिया था 27 साल यूपी बेहाल, और अब जिनकी वजह से यूपी बेहाल थी, राहुल जी ने एक से समझौता कर लिया और दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। एक के तो गले लगा लिए और दूसरे की तारीफ कर लिए। तो लगता है कि राहुल जी ने अपना नारा बदल दिया है और नारा कर दिया है 27 साल यूपी खुशहाल। तो अब उनको जवाब देना चाहिए कि पहले वाला नारा ठीक था कि अब वाला नारा ठीक है। ठीक है, अभय जी से पूछ लेते हैं हम। अभय जी, जो इन्होंने सवाल उठाया उसका जवाब ये बताते हुए कि आपने संकल्प पत्र, 10 वादे, घोषणा पत्र, अलग अलग सब चीजें जारी की हैं, इलाहाबाद की जनता के लिए क्या है आपके पास? गठबंधन पर जो है रोहित जी, मेरा केवल एक ही जवाब है विनोद भाई को कि गठबंधन ना तो टूटा है और ना उसमें कोई कमजोरी है। फेविकॉल से चिपका हुआ गठबंधन है ये, इसको हल्के में न लें। और इस बात की कपकपी पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शीर्ष से लेकर और स्थानीय वार्ड तक के नेताओं के पैर कांप रहे हैं गठबंधन की चाल देखकर। और केवल एक जुमला कहता, क्योंकि जुमले वाले तो आप लोग हैं, लेकिन कुछ जुमले हम कांग्रेसी लोग भी जो है दे देते हैं कि एक पिक्चर आई थी करण अर्जुन, उसका बड़ा मशहूर डायलॉग था कि करण और अर्जुन आ गए हैं, ठाकुर तो गयो। तो ये गए, तो ठाकुर तो अखिलेश यादव है यहाँ पर सर। ये जो उत्तर प्रदेश के ठाकुर तो अखिलेश यादव है सर। ये दाढ़ी वाले जो ठाकुर हैं, ये दोनों करण अर्जुन की जो जोड़ी है, इनको तो इतनी दूर ले जाएगी, इतनी दूर चले जाएंगे कि इनका लौटकर उत्तर प्रदेश की जमीन पर वापस आना नामुमकिन है सर। लेकिन उत्तर प्रदेश के ठाकुर तो अखिलेश यादव हैं, आपके साथ गठबंधन करके ठाकुर तो भी नहीं हो जाएगी कहीं। ठाकुर के खिलाफ लड़ाई है, अखिलेश अभी ठाकुर नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के वो युवा चेहरा है जिनकी चेहरे पर वो मासूमियत है कि राहुल गांधी और अखिलेश का चेहरा बिल्कुल करण अर्जुन की जोड़ी लेकर जो है उत्तर प्रदेश में आई है और नारा दिया है कि यूपी को साथ पसंद है, यूपी को अखिलेश और राहुल का फेस पसंद है। और इलाहाबाद में भी हम लोगों ने नारा दिया है कि अगर यूपी में राहुल और अखिलेश का साथ पसंद है तो शहर उत्तरी में अनुग्रह सिंह पसंद है, पश्चिमी में हाजी परवेज पसंद है, पूजा पाल पश्चिमी में पसंद है। चलिए अभी जनता के अभी जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच उनके सवाल भी पूछेंगे। हाजी अवैध हसन तो करें हमसे, ठीक है सर, ये सवाल तो हमसे करेंगे सर, मौका आएगा, बिल्कुल आएगा। इनकी एक एक बात का जवाब बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे और इनसे पूछेंगे भी। हाजी अवैध हसन, इलाहाबाद की जनता के लिए क्या है आपके पास? जी देखिए, प्लीज सुनिए ना, सुनिए हाजी साहब को सुनिए। हर मोदी और नारा बदल गया, घर घर खोदी, घर घर खोद डाला, एक एक आदमी का घर खोद डाला। हर हर मोदी नहीं चल रहा है, घर घर खोदी चल रहा है रोहित जी, घर घर खोदी चल रहा है। बोलिए हाजी साहब, समाजवादी पार्टी के पास इलाहाबाद के लिए क्या प्लान है? समाजवादी पार्टी के पास पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद को क्या दिया? इतने सारे विधायक लेके पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इलाहाबाद को प्रयाग विश्वविद्यालय दिया, इलाहाबाद को प्रयाग विश्वविद्यालय दिया, सरस्वती हाईटेक सिटी दिया। और सुन लीजिए उनको सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, पूरी बात तो अरेल से लेके अंधावा तक अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको उद्घाटन किया, नया ब्रिज बनने जा रहा है। प्रयाग विश्वविद्यालय की उद्घाटन हो चुका है, सरस्वती हाईटेक सिटी बना, सिविल लाइन जाइए,
नोएडा से ज़्यादा शानदार सिविल लाइन बनाने का काम किया। हाथी पार्क को देखिए आप देखिए कंपनी बाग को देखिए। इसी इलाहाबाद को उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, रहा सवाल इलाहाबाद, मैं कौशाम्बी जहाँ से हमारे आदरणीय सांसद जी हैं, मैं वहाँ की बात करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने 172 करोड़ का पैकेज भी दिया। अब मैं मुख्यमंत्री माननीय सांसद जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, माननीय सांसद जी से भी एक सवाल करना चाहता हूँ। कौशाम्बी के जिस गांव को इन्होंने गोद लिया, आज तक वहां पानी नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य नहीं है, सड़क नहीं है, उसका जवाब है सांसद जी के पास। और रहा सवाल माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल जी के पास, राहुल जी ने जिस तरह अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी का सपना है, हिंदुस्तान में जिस तरह से आप देखिए महंगाई बढ़ रही है, हम पूछना चाहते हैं आज GDS कहाँ चली गई, कच्चे तेल की कीमत कहाँ चली गई, महंगाई कहाँ चली गई। अब सवाल है ये, आप देखिए डीजल के रेट दाम क्या है, पेट्रोल के दाम क्या है। हम सवाल करना चाहते हैं आदरणीय सांसद जी से, आदरणीय मोदी जी से। रहा सवाल गैस का, 450 रुपए की थी गैस, 700 रुपए की हो गई। अखिलेश यादव जी आप देखिए आगरा एक्सप्रेस ने बनाया। सर आपकी सरकार ने क्यों नहीं पेट्रोल पे थोड़ा टैक्स कम करके सस्ता कर दिया आपने लोगों के लिए? सरकार ने पेट्रोल पे टैक्स कम किया, हमारी सरकार ने पेट्रोल पे टैक्स कम किया यादव जी ने। क्योंकि अब मुझको लगता है इंटरव्यू बादल साहब आपके पास आना, बोलिए। इंटरव्यू करना पड़ेगा। अवस्थी जी कह रहे थे कि राहुल और अखिलेश की भोली सूरत, पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश की भोली सूरत पे धोखा खा चुकी है। यही अखिलेश की सरकार थी जिसने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुझ पे लाठी चलाया है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आप आदरणीय भाई साहब पूछ रहे हैं कि सांसद आदर्श ग्राम में मैंने क्या किया, अगर सांसद आदर्श ग्राम में मैंने वो किया है, पूरे कौशाम्बी के कंप्लीट विद्युतीकरण के लिए 270 करोड़ रुपया ला के मैं दिया हूँ। अगर उसमें कोई टांग अटा रहा है तो इनका CMD, इनका MD क्षमा चाहता हूँ, आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। आपके MD, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, ये आपको नहीं मालूम है। आपके MD ने आज तक टेंडर अवार्ड नहीं किया। आप देखिए, आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुना हूँ, तो या फिर सही बोलिए ना। अच्छा आप सही बोल रहे हैं तो आप ही बोलिए, मैं चुप हूँ, जनता सब जान रही है। बोलिए ना, सत्य बोलिए। कह रहे हैं कि सांसद आदर्श ग्राम में कुछ काम इनको मालूम नहीं है। मैं शमशाबाद की बात कर रहा हूँ, सिराथू विधानसभा में है, सिराथू पानी की व्यवस्था नहीं वहाँ पे, सवाल चुका हूँ सांसद। ये बोले ये ठीक नहीं है। जब आप बोलिए तो मैं सुनूं, मैं बोलूं तो आप सुनिए। तो सांसद जी 3.2.5 करोड़ से वहां पे पानी के टंकी का शिलान्यास मैं स्वयं किया हूं। 70 लाख रुपया ले जाके दे दिया, बोरिंग का काम शुरू है। कहीं नहीं है, बोरिंग का काम शुरू है। आप अभी फोन करके पता करिए, अभी फोन करके पता करिए। ठीक है बादल साहब, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब सुनिए बादल साहब को भी सुन लीजिए। बादल साहब एक मिनट पूरा कर लीजिए। अवस्थी जी कह रहे थे कि करण अर्जुन आएंगे, आ गए हैं। अच्छा आ गए हैं, आ गए। इसीलिए सुनिए ना, इसीलिए उत्तर माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त देश बने, तो 43 सांसद किसी तरह जीत गए। अब इन्होंने 75% राहुल जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त कर दिया है। केवल 105 सीट चुनाव लड़ रहे हैं। मैं रोक रहा हूँ 126 सीट साल पुरानी कांग्रेस, ये 26 साल पुरानी पार्टी के जो देखिए, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली बड़ी पार्टी हैं आप, और कांग्रेस मुक्त भारत का जो है सपना देख रहे हैं। ये इंदिरा जी का वो दिन याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। ऐसा है, कांग्रेस मुक्त का नारा, कांग्रेस मुक्त का नारा केवल कांग्रेस मुक्त का नारा मोदी जी ने नहीं दिया, कांग्रेस मुक्त का नारा गांधी जी ने दिया था, गांधी जी ने दिया था। कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अच्छा सुनिए ना, और अटल जी को लोकसभा में रहना चाहिए। अटल जी को जिताकर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा अवस्थी जी तो भारत का सपना आज अगर ये लोग वोट डालने जाएंगे ना सर, नहीं, ये डेमोक्रेसी को नकार रहे हैं सर। आज अगर ये लोग वोट डालने जाएंगे सर, आज ये लोग जब वोट डालने जाएंगे तो ये सोच के डालने जाएंगे
कि इनके यहाँ सड़क कितनी बनी है, ये सोच के डालने जाएंगे कि ये खुली हवा में कितने अच्छे से सांस ले पाते हैं। WHO के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में एक है इलाहाबाद। सर बादल साहब, राजनीतिक पार्टियां इसी तरीके की हवाई बातें करके हर बार लोगों को बरगला के वोट ले जाती हैं। आपको लगता है कि इतनी स्थापित पार्टियों में आप निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे जमीनी मुद्दों को उठा के अपनी जगह बना पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप देखें सब जगह झंडा लगा, हमारे में झंडा नहीं है। ये सब झंडा सुन लीजिए, उनकी बात सुनिए, नारा बाद में लगा लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। जितने झंडे हैं कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, मैं तो एक झंडा लेके आया हूँ, वो भारत माता का झंडा है। वो इंसानियत का झंडा है, वो किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, इंसानियत का झंडा है। उस भारत माता का झंडा लेके मैं आया हूँ। मैं परेशान हो गया। मैं इलाहाबाद के जनपद के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं हमारे साथ सहमत हैं कि लोग परेशान हो गए ये राजनीतिक पार्टियों को देखते हुए। कभी कोई संगठन बना रहा है, कभी कांग्रेस समाजवादी के साथ जुड़ रहा है, कभी अभी तक जुड़ा नहीं, लेकिन शायद इलेक्शन के बाद अगर फ्रैक्चर्ड मेजॉरिटी आती तो बीजेपी बसपा के साथ जुड़ेगी, शायद संभव, तो इसीलिए बसपा नहीं आई है यहाँ पर। तो ये सबसे हम आपको बताना चाहेंगे कि समाजवादी का पार्टी का सबसे बड़ा जो कार्य इन्होंने किया है कि 7 महीने में बादल चटर्जी को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जिस बादल चटर्जी ने यहाँ के मेडिकल कॉलेज को ठीक किया और गरीब मिडिल क्लास को जो है मुफ्त में इलाज दिलाया, जिस बादल चटर्जी ने जो अभी बता रहे हैं आपके सोनकर साहब सब गलत बता रहे हैं, ये लाजपत राय रोड आपने देखा ही मैंने बनाया, सिविल लाइन्स मैंने बनाया, चंद्रशेखर आजाद पार्क मैंने बनाया, हाथी पार्क मैंने बनाया। आप RTI करके अभी भेज के मालूम कर लीजिए कि इसकी सैंक्शन किसने दिया है। बादल चटर्जी मैंने ऐसा मैंने आपको सुना, हमको भी सुना, बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कहा ही नहीं कि मैं ये बनवाया हूँ। सुनकर साहब, मैंने तो ऐसा कोई दावा नहीं किया, सुनने दीजिए, दावा ही नहीं किया। उनको सुन लीजिए, एक बार सुन ले, उनको सुन ले, पूरी बात कर ले, फिर आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इंटरव्यू कर लीजिएगा बाद में। बोलिए सर, पूरा कीजिए। हक बनता है कहने का। हाजी साहब सुन लीजिए उनको। मैं लॉजिक और रीजन के साथ बता रहा हूं आपको। मेरा जब ट्रांसफर हुआ तो समाजवादी पार्टी के भी पेटी वर्कर जो है धरना प्रदर्शन में पूरे शहर में बैठ गए थे, चारों तरफ चक्का जाम हो गया था, बैनर पोस्टर लग गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई मिनिस्टर, कोई MP या MLA जो है खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि उनके जो है मुख्यमंत्री ने मेरा ट्रांसफ़र किया था। लेकिन हमारे विपक्षी गण तो बैठ सकते थे, वो भी नहीं बैठे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेडिकल कॉलेज से गरीबों का इलाज हो। वो चाहते कि नर्सिंग होम और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे वो जुड़े रहें, उनका अपना इलाज बढ़िया होता रहे, गरीब जनता का इलाज हो चाहे ना, उनसे कोई मतलब नहीं। ये आप लोगों ने सब किया था। और आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जितने भी जनप्रतिनिधि है कभी जो है व्यक्तिगत कार्य के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन जनता के कार्य के लिए नहीं आते हैं। जैसे हमारे ट्रांसफर के समय वो नहीं खड़े हुए हमको रोकने के लिए, उसी प्रकार जब लोक सेवा आयोग में भर्ती घोटाला चल रहा था, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए और बाकी यूनिवर्सिटी के लड़के डंडा खा रहे थे। उस समय को आए थे आप ये हमको बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, जानकारी बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, विश्वविद्यालय हमें बोलने तो दीजिए। मैं दिया, लाठी मैं खाया, और आज भी सारे हाथ लोग ने संघर्ष मैं किया हूं। हमें बोलने दीजिए, हमें बोलने दीजिए, हमें बोलने दीजिए। बादल साहब, हमें बोलने, बादल साहब वो कह रहे हैं कि इलाहाबाद में लाठी डंडे मैंने खाए, कह रहे हैं। अरे मैं खाया ही नहीं हूँ, हमें बोलने तो दीजिए। नहीं, मैं खाया ही नहीं हूँ, बोलने तो दीजिए। इलाहाबाद के DM और इलाहाबाद के SSP को देश के पार्लियामेंट में तलब भी मैंने किया है। हमें बोलने दीजिए, अरे हमें बोलने तो दीजिए। ठीक है, उनकी बात सुनिए, उनकी बात सुन लीजिए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ के सुन लीजिए उनकी बात। बोलने तो दीजिए, आप बोलिए बादल साहब, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए सर, पूरा हमें बोलने तो दीजिए, पूरा कीजिए सर। हाँ, जब शुरुआत हुआ, 1-2 भारतीय जनता पार्टी के लीडर उनके साथ आए, लेकिन जब ऊपर से उनका डोर खींच लिया गया कि आप उसमें नहीं जाएंगे तो ये जाना बंद कर दिए। और गलत, मुझे अवनीश पांडे बैठे हैं,
अवनीश पांडे बैठे हैं, बताएंगे। अब अवनीश पांडे बैठे हैं, मुझे अच्छा ये डिफेंड करेंगे। उसके बाद इनका काम है, इनका काम है डिफेंड करना। अगर आप लोग बैठे आप सवाल पूछेंगे, ये डिफेंड करेंगे ना अपने। धरने पे, अरे ये खुद करेंगे डिफेंड। धरने पे मैं बैठा रहा, अरे हम 2 दिन धरने पे मैं बैठा रहा। बोलने नहीं दे रहे हैं, क्या करें? नहीं, अरे आप ही गलत बताइए, आरोप लगा रहे हैं। हमको मैं हमें 2 बोलने दिन तो धरने पे दीजिए, बैठा रहा। हमें बोलने तो दीजिए। आप बोलने नहीं दे रहे, बोले जा रहे हैं आप। नहीं, अरे बोलने तो दीजिए। आपके चिल्लाने से आप बोलने तो दीजिए। आप जब अरे बगल में बैठे थे, चुपचाप बोलिए, बोलने तो दीजिए। 48 घंटे धरने पे मैं बैठा था। 48 घंटे धरने पे मैं बैठा था। आप क्या बात कर रहे हैं? एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनिए ऐसा है रोहित भाई, सुनिए। अरे हमारी बात हो जाए, जितना बोलना चाहे बोलिए। आप आपके के पास आएंगे, उसके पहले ये बात खत्म कर लें, उसके बाद नारा लगा लीजिएगा। सहमत है ना? ये बीजेपी वाले देश में तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं और यहाँ पे बादल चटर्जी मुक्त मंच चाहते हैं। ये बड़े मतलब अजीब तमाशा है। अरे भैया, अरे बोलने दीजिए उनको। बादल चटर्जी निर्दलीय है। इलाहाबाद जो है शरीफ आदमी आपके है, सहयोगी ने बोलने बनाया दीजिए है। हमें बोलने आपके सहयोगी ने सर अवस्थी उन्होंने जी, आरोप लगाया है। अवस्थी जी, बादल चटर्जी का ट्रांसफर तो आपकी सरकार ने किया, आरोप उन्होंने आप पे लगाया। आप बताइए ना, तो इलाहाबाद को बादल चटर्जी से मुक्त तो आप करा रहे थे। कराया है। कराया। बता रहा हूँ, अभी ये बता रहे थे ना, बताने दीजिए। अभी ये बता रहे थे कि बादल चटर्जी साहब ने इतना डंडे से मारा इन लोगों को, तो इन लोगों ने ट्रांसफर करा दिया। हम लोग कहाँ उसमें गेम में है भाई? ऐसा है, हम यहाँ पोस्टेड नहीं थे तब। ऐसा रुकिए सुनिए किसी पुलिस के सरकार ने भी पैसा दिया, पर क्या इलाहाबाद का पानी पीने लायक हो गया? क्या इलाहाबाद की सड़कें सारी चकाचक चमकने लग गई? क्या इलाहाबाद में देर रात को घर से निकलते हुए महिलाओं को डर लगना बंद हो गया? क्या इलाहाबाद के डॉक्टर उस हत्याकांड के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लग गए? क्या तो फिर किस बात का पैसा आप लोग दे रहे हैं और कहां खर्च कर रहे हैं सर? एक मिनट, इलाहाबाद के डॉक्टर से आपने जोड़ दिया, इनके प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए, शायद वो जानते हो। रहा सवाल कोई भी एक बात बता दे, हमारी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में 3200 गाड़ियां 100 डायल चलाई है। 10 मिनट के अंदर सुन लीजिए सर, बात सुनिए। डायल 100 में आप देखिए 10 मिनट के अंदर आपकी सेवा करने के लिए पहुंच जाती है हमारी सरकार। और रहा सवाल, आप मध्य प्रदेश को देखिए, अपराध, आप क्राइम रिपोर्ट देखिए, क्राइम रिपोर्ट देखिए। हमारा 8वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश कितने नंबर पे है? छत्तीसगढ़ कितने चुनाव नंबर आप पर मध्य है? प्रदेश में लड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं? मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ, अपराध की बात कर रहा हूँ। अपने राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं सर, मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं भाई साहब। आप ये पे मेडिकल कॉलेज है, हमारी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स 1 बजे रात की क्लास अटेंड करके जाती हैं, उनसे आप सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर रही है सर पब्लिक। विशाल, लोगों से पूछिए जरा। हमारे साथ इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन जी, डॉक्टर्स यहाँ पर काफी तादाद में है, शहर में 5 से 10 हजार अगर हम उनकी संख्या जोड़ें तो डॉक्टर्स की सुरक्षा कितनी बड़ी मुद्दा है जब से अभी बंसल हत्याकांड हाल ही में हुआ था? देखिए, इलाहाबाद के बारे में मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन देते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन को यादवीकरण कर दिया सपा सरकार ने, क्या इनके पास कोई उत्तर है उसका? डॉक्टर्स की क्या समस्या है? दूसरी बात है, डॉक्टर्स की मेरे ऊपर 2 साल पहले आक्रमण हुआ था, मैंने नामजद FIR किया था, अखिलेश यादव को ट्वीट किया था, आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। इसी शहर में बंसल जैसे व्यक्ति की, सम्मानित डॉक्टर की हत्या हो जाती है और सरकार अभी तक कुछ कर नहीं पाई है। तो देखिए, ये इनका कहना है, डॉक्टर्स हैं। यहाँ पर हमारे साथ रिटायर्ड जज भी मौजूद हैं, अलग अलग, क्योंकि इलाहाबाद वकीलों के लिए भी काफी फेमस है। जज साहब, हमारा सीधा सवाल हैगा अवस्थी साहब से, जो कि 0 रोड के निवासी है, और मैं भी जो है चुंदन गुरु के इलाके का अय्यापुर का रहने वाला हूँ। जिंदगी भर साथ दिया गया PSP पार्टी, कहाँ है वो लोहियावादी विचार जो कांग्रेस ने इन्होंने गठबंधन करके बैठा? और कहा उस समय नारा क्या दिया था? झंडा टोपी लाल है, कांग्रेस का काल है। आज उस काल से गठबंधन करके बैठे हो हैं? अरे वो छुन्नन गुरु ने कभी छुन्नन गुरु के आगे कभी कांग्रेस टिक नहीं पाई थी, कभी जिंदा नहीं थे, और उसके साथ में एक दूसरा नारा दिया गया था, बहुत शर्मनाक नारा था, जिसको कि हम लोग कह नहीं सकते। अब बात रही बीजेपी साहब की। बीजेपी पार्टी से ये मतलब मेरा कहना है कि जब सारी इंक्वायरी चलती रहती है, चाहे मायावती की हो, चाहे मुलायम सिंह की हो, सेंट्रल में आप बैठे हो, कहाँ है वो CBI इंक्वायरी?
कहाँ वो लोक आयुक्त ने 30 विधायकों को 30 विधायकों के खिलाफ इंक्वायरी कर दिया। लोक आयुक्त का अपॉइंटमेंट ही होने में कितना अड़चन इन्होंने। रोहित जी यहाँ पर हमारे साथ हाईकोर्ट में अगर इलाहाबाद में बिल्कुल हाईकोर्ट बिल्कुल हो, तो यहाँ पानी बत्ती कुछ ना मिले और इसे भी यादव और कुछ यहाँ पर हमारे साथ। ठीक सर, बिल्कुल दोनों आप जवाब दीजिए, अवस्थी जी और हाजी साहब, एक एक करके। आप तो बार बार कह रहे हैं करण अर्जुन आएंगे, उन्होंने आपको वो जमाना याद दिला दिया जिसको छोड़ के आप करण अर्जुन को ला रहे हैं। उस पर मेरा साफ कहना है रोहित जी कि ये गठबंधन पर आरोप लगाने वाले लोग 1977 में जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी वालों ने उनके साथ गठबंधन किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जो है 89 में जो है कांग्रेस मुक्त भारत और गैर कांग्रेसवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर समझौता हो गया तो कोई तकलीफ नहीं। कौन सा गठबंधन आज राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी ने अगर दोनों इनके सवाल का तो जवाब दीजिए। समझौता कर लिया, इनके सवाल का जवाब दीजिए सर। 65 और 70 साल वाले नेताओं को छाती पर मूंग डर रहा है। मैं सब पूछना चाहता हूँ अवस्थी जी ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कब कांग्रेस से समझौता किया है? हमने तो कांग्रेस से बराबर संघर्ष किया है। आप दक्षिणपंथी लोग हो, सांप्रदायिक लोग हो, नेहरू का समाजवाद और डॉक्टर लोहिया का समाजवाद एक साथ आया है। क्या बात है, क्या बात है। जब आप समझौता करें तो रामलीला और जब हम करें समझौता तो रासलीला, ये नहीं चलेगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो सांप्रदायिकता का आप रोना रोते हैं, देश का बंटवारा किस सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ और किस बीजेपी ने करवाया? झूठ बोलते हैं आप, देश को गुमराह कर रहे हैं आप दोनों। इस पे मेरा जवाब आने दीजिए सर। विशाल एक सेकंड देना चाहता हूँ। विनोद जी जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहे हैं। देना चाहता हूँ। बोले विनोद जी। अवस्थी जी, ये जनता जनार्दन सब जानती है। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने कब कांग्रेस से समझौता किया है? कभी किया क्या? पार्टी ने कांग्रेस नहीं, आपने सत्ता में आप सत्ता समाजवादी पार्टी तब थे ही नहीं माननीय भाई साहब, आपको मालूम नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ, गठबंधन टूट चुका है। समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में हुआ। ये गठबंधन सोशलिस्ट पार्टी ये गठबंधन टूट गया है। अवस्थी जी, ये गठबंधन टूट गया आप अपनी बात में फंस गए। हमारे अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्हीं से मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं एक टीचर हूँ, लेकिन मैं एज ए टीचर भी शाम के 7 बजने के बाद भी बाहर कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है। इलाहाबाद के एक लड़की बाहर नहीं जा सकती है। सुरक्षा यहाँ पर है। आपका क्या सवाल है मैडम? ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे, इरादे तो देखिए, जोड़ियां बना देंगे। With due respect, my question is to अवस्थी सर। ये जो हाल ही में जोड़ी बना है, वेल नोन जोड़ी जो बनी है, as you have told, फेविकॉल is used। फेविकॉल बहुत सालों से है, अभी उसको यूज किया गया है। On behalf of कांग्रेस पार्टी, I want to know, कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे आप 10 में से इस जोड़ी के बनने के पीछे मोदी फीवर को कितना ग्रेड पॉइंट देंगे? सर हाँ, पहले आप जवाब दीजिए। आप कह रहे थे हमने यूपी 100 की गाड़ियां दौड़ा दी, वो कह रही है 7 बजे के बाद बाहर निकलने में डर लगता है। ठीक है, ओके। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं ग्रामीण अंचल का रहने वाला हूँ। ठीक है, आप जवाब सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। कानपुर से मेरे यहाँ टीचर पढ़ाने आती हैं, कानपुर से। वो सवेरे 5 बजे कानपुर से चलती हैं, जब 8-9 बजे रात कानपुर सुरक्षित पहुंचती हैं। तो हमारी बहन बोल रही कि हम सुरक्षित इलाहाबाद में नहीं है। बादल चटर्जी का ट्रांसफर कर देते हैं, टीचर को कानपुर ट्रांसफर नहीं कर सकते क्या? बादल चटर्जी का ट्रांसफर इसलिए हुआ था कि बादल चटर्जी का समय पूरा हो गया था। बादल चटर्जी को प्रमोशन सम्मान देकर हमारी सरकार ने लखनऊ में अच्छी जगह बैठा दिया था। और एक मिनट क्राइम की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश में 161% महिलाओं पे अब अत्याचार दुराचार बढ़ा है। ये यूपी स्टेट क्राइम की रिपोर्ट है। स्टेट क्राइम की रिपोर्ट है।
ये मेरी झूठ बोल रिपोर्ट रहे हैं। नहीं है, ये सरकार की देखिए, रिपोर्ट है। बादल साहब को सुनिए एक बार, उसके बाद अवस्थी जी आप जवाब दीजिएगा उनकी बात का कि ये मोदी ने देखिए, गठजोड़ करा दिया क्या? बोलिए बादल साहब। समाजवादी पार्टी के समय जातिवाद बिल्कुल चरम सीमा पर था। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम चरम सीमा पर है। अगर दोबारा आप चुनेंगे तो सोचेंगे कि साहब ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और ये जातिवाद का प्रॉब्लम को जनता अप्रूव कर रही है, और वो दोबारा जो है वो और ज्यादा जो है गुंडाराज और जातिवाद होगा। आप गलत बोले हैं, सम्मानित अधिकारी हैं, आपके मुंह से शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। अखिलेश यादव जी से मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों को, अगर विकास का मॉडल सीखना हो तो आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से सीखें। और बादल चटर्जी भाजपा की शब्द बोल रहे हैं, बात सुनिए और रहा विकास मॉडल ये है कि इनकी कोई भी नियुक्ति बिना हाई कोर्ट के क्लियर नहीं हुई है। विकास की बात करेंगे, नोएडा अथॉरिटी का यादव पूरे नोएडा अथॉरिटी को लूट लेता है। अब कहते हैं विकास की बात नहीं। आप पूरी विनाशकारी 1100 बार पुलिस पीटी है, को लाइन में खड़ा कर दिया। कितने को सुहाग लूट गया लाइन में खड़ा करके। देश की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लाइन में खड़ा कर दिया। नफरत के सौदागर हैं, विकास से मतलब नहीं है। विकास किया है, बोलिए सर। अगर उसकी जांच किया जाए तो जैसा कहना है लोगों का कि 1 रुपए का काम 400 रुपए में किया है। जब लखनऊ से आगरा का रोड बना रहे थे तो प्राइवेट प्लेयर को दिया गया, तो प्राइवेट प्लेयर मना कर दिया, क्या कि 50 साल तक कोई आदमी सड़क को बनाएगा नहीं। सुनिए, हमको बोलने दीजिए। तब इन्होंने जो है एक कानपुर से आगरा का रोड है, दोबारा रोड क्यों बनाया है इन्होंने? दोबारा रोड क्यों बनाया? और दोबारा रोड बनाकर जो है वो आजकल एक विकास के नाम पर जो है पार्टी फंड में अपना पैसा डाइवर्ट करती है। 50 साल में विकास किया। मैडम ने आपसे सवाल पूछा था, ये मोदी के डर से फेविकोल लग गया क्या? अपना विकास किया। प्लीज, मैं तो कह रहा हूं सर, आप ही लोगों को पूछते हैं वो सवाल। मैं तो चाहता हूं आप लोग स्थानीय सवाल पूछें। अवस्थी जी, मैडम के सवाल का छोटा जवाब दीजिए, फिर अगला सवाल ले रहे हैं विशाल। मैडम, आपको मैं बता दूं, आप अध्यापिका हैं, पॉलिटिशियन नहीं हैं, लेकिन सुनिए, मोदी के खिलाफ नहीं, दरअसल ये गठबंधन राहुल जी और समाजवादी का इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी अब इच्छाधारी हो गए हैं। जरा समझिए रोहित जी, इच्छाधारी मनुष्य और इच्छाधारी जीव, ये दोनों बड़े खतरनाक होते हैं। जब नेता इच्छाधारी हो जाए, मैं इस पे अभी इच्छाधारी हो जाए तो उसके खिलाफ अभी तक तो मैं नहीं कह रहा था, किया है। अभी तक मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इच्छाधारी नेता कहते हैं कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अब करण अर्जुन निकले हैं कौन सी गलती करने के लिए? इलाहाबाद में 6 लाख प्रतियोगी छात्र रहते हैं और सपा के कार्यकाल में छात्रों पर 48 बार लाठी चला है, 3 बार गोली चला है, केवल इसलिए कि छात्रों ने लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सड़क पे अनिल यादव को हटाने के लिए सड़क पे उतरे। तथा ये एक बहुत बड़ा तथ्य। सवाल पूछिए। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि केवल सैफई इटावा मैनपुरी के यादों की नियुक्ति केवल इस 5 साल में कैसे हुई? ये सवाल है इनका। बताइए सर, हाजी साहब बताइए, जनता जानना चाहती है भाई। हाजी साहब आप बताएंगे, अवस्थी जी से पता करवाएंगे। देखिए, आप ऐसा करिए, व्यक्तिगत सवाल कर, जवाब सुनिए, सवाल करते हैं, जवाब सुनिए, बैठ के जवाब सुनिए उनका। समाजवादी पार्टी किसी एक जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी सर्वधर्म की राजनीति, सर्व समाज की राजनीति करती है। आप समाजवादी पार्टी ने हर धर्म हर समाज को, चाहे चपरासी की नौकरी, चाहे पीसीएस अफसर के, हर समाज को नौकरी देने काम किया है। आप देखिए। हाजी साहब सुन लीजिए, हाजी साहब अब मेरा भी एक सवाल सुन लीजिए। जब मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अखिलेश अल्पसंख्यक विरोधी है, तो अखिलेश यादव ने 26 कामों की लिस्ट जारी कर दी, हमने मुसलमान के लिए ये काम किए। अब मैं पूछता हूं, बताइए इलाहाबाद के 76% हिंदू के लिए आपने कितने काम किए? है कोई लिस्ट आपके पास? अखिलेश यादव जी ने मैं आपसे पूछूंगा तो आप कह देंगे हमने दलित के लिए इतने काम किए। मैं पूछता हूं, बताइए जनरल कोटे के एक आदमी के लिए कितने काम किए आपने? बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने, जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, जब अखिलेश यादव जी लैपटॉप बांटते हैं तो कोई धर्म मजहब जाति नहीं देखते, कोई पार्टी नहीं देखते। अखिलेश यादव जी जब समाजवादी पेंशन देखते हैं, बांटते हैं,
तो कोई धर्म जाति मजहब नहीं देखते। अखिलेश यादव जी अगर आपके यहाँ तो अगर लेखकों को, कलाकारों को अवार्ड भी मिलते हैं तो धर्म और जाति देख के मिलते हैं, आरोप लगता है। उनके परफॉर्मेंस के आधार पे दिया जाता है। 30,000 रुपया कन्या विद्याधन में मिल रहा है, वो क्या सभी लड़कियों को मिल रहा है? अब आप सभी को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। गलत बोल रहा है आप, ये गलत बोल रहा है। कहाँ है? 30,000 रुपया लड़कियों को मिलता है, केवल मुस्लिम लड़कियों को। गलत है, गलत बोल रहा है। शमशान घाट बना है, 3,000 करोड़ रुपया बनी है बजट में रखा, केवल और केवल 3,000 करोड़ रुपया। इनको क्या मालूम? बादल साहब, क्या वाकई धर्म और जाति से ऊपर उठ के काम करती है यूपी की समाजवादी पार्टी सरकार? नहीं करती आप है, तो अधिकारी रहे उस सरकार में। हायर एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन एक जाति का था, अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का अध्यक्ष राजकिशोर यादव जी हैं, आपके अनिल यादव जी चेयरमैन थे। अनिल यादव जी हटे तो फिर एक उसी जाति के एक व्यक्ति और आ गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टेट यूनिवर्सिटी बना है, उसका वाइस चांसलर भी कोई यादव जी, राजेंद्र यादव जी हैं। तो ये सब जगह जो है एक ही जाति के आदमी को रखा गया। हम कहते हैं हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठे हुए हैं। कोई भी जाति का आदमी हो, अगर वो मेरिटोरियस है तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हम नौजवानों का क्या कसूर है? हमें रोजगार भी चाहिए, रोजगार। क्या, हाँ, युवा का क्या सवाल है, बताइए। मेरा ये सवाल है कि सपा बसपा कांग्रेस सेक्युलर होती तो सिर्फ ये क्यों बोलती कि मुसलमानों के लिए हमने इतना काम किया है, और ये लोग सेक्युलर हो गए और हम लोग हिंदुओं की बात और सवाल पूछ लेते हैं। हमारा सवाल ये है कि इलाहाबाद में सड़कें बहुत खराब हैं, इन सड़कों पे कोई काम नहीं हो रहा है, एम्बुलेंस सेवा अच्छी काम नहीं कर रही है, कोई भी चीज काम नहीं हो रहा है। देश के लोगों के लिए काम करने की जरूरत है। सवाल पूछे जी, क्या सवाल? मेरा समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस जो उनके भाई बंधु, इनसे सवाल है कि इलाहाबाद एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। पूर्वांचल से बच्चे यहाँ कर पढ़ते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद, एमबीए करने के बाद उनको महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। पिछले 5 साल में लगाई हुई एक भी इंडस्ट्री इलाहाबाद के लिए बता दें, या जो इंडस्ट्री थी उसके जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार के लिए इन्होंने क्या किया, इसका जवाब ये हम लोग को दे। जब तक अगला सवाल लेंगे विशाल हाजी साहब जवाब दीजिए। उनका भी पिछले 5 साल में आपने ऐसी कौन सी इंडस्ट्री लगा दी? 2,500 करोड़ की इंडस्ट्री पावर प्लांट लगाया, 1980 मेगावाट का हमारे मुख्यमंत्री जी ने। और सवाल, उसकी बिजली पूरा जो है मैनपुरी चली गई, इलाहाबाद को नहीं मिलती है। चटर जी, आप इतने सम्मानित अधिकारी, आपके उसकी बिजली 12 प्लांट की बिजली मैनपुरी गावा जाती है, इलाहाबाद को नहीं मिलती है। क्यों सीन थे जब इतना खराब माहौल था, इस्तीफा देके चले जाते, तब जानते हैं आप कितने सम्मानित अधिकारियों की इस तरह की बात कर रहे हैं आप। सर, उनका सीधा आरोप है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया हाजी साहब कि जो बिजली बनती है वो तो सफाई मैनपुरी इटावा जाती है, इलाहाबाद को नहीं मिलती। ये आप देखिए 24 घंटे बिजली इलाहाबाद को मिल रही है। मैं पूछ लेता हूँ, इलाहाबाद में 24 घंटे बिजली आती है क्या? नहीं मिलती। अब बताइए सर, ये सारे बीजेपी वाले हैं क्या? 100% सब बीजेपी के हैं क्या? टोटल बीजेपी। तो आप लोगों को तो मैदान छोड़ ही देना चाहिए फिर। कैसे मैदान खुला है सर, सब लोग आ रहे हैं यहाँ तो। जा रहे हैं, कोई इनको पकड़ के थोड़ी ना रहा है। पुनः मतलब कोई अगर ये कह दे 24 घंटे बिजली नहीं आती तो वो बीजेपी का है। 24 घंटे में चैलेंज करता हूँ, 24 घंटे बिजली आ रही हमारी सरकार दे रही है। मैं फिर पूछ देता हूँ, 24 घंटे बिजली आती है क्या इलाहाबाद में? नहीं आती। अब बताइए सर, क्या कीजिएगा? अंचल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 450 रुपए गैस की कीमत थी, 700 क्यों हो गई? मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, $125 पर बैरल कच्चा तेल था, आज $35 पर बैरल कच्चा तेल है। तेल की कीमत क्यों बढ़ी? डीजल के दाम क्यों बढ़े? पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े? जीडीएस क्यों गिरता जा रहा है? आप देश की जनता को आपने बोला था कि हम लाइन लगा दिया पूरे देश के जनता को, आपने बताया जो लाइन में लग के मृत्यु हुई उनको 1 रुपए दिया, उन्होंने 1 रुपए दिया। अखिलेश यादव जी ने दिया, आपने तो दिया ना। अखिलेश यादव जी 2-2 लाख रुपए देने का धर्म देख के दिया कि जाति देख के दिया? काले धन कितने लाए हिंदुस्तान में? काले धन लाए देश को। मैं सवाल करना चाहता हूँ, उनके सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, भाषण देने से गैस के दाम, भाषण देने से काम नहीं चलेगा। आपका पहला सवाल था, मैं बोल रहा हूँ, आपका पहला सवाल था कि भाजपा जब जब सरकार में आती है तो यूनिट को बेचती है। सुनिए मेरा जवाब, जब 1991 में इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह थे तो उस समय उन्होंने एक बोर्ड बनाया और तय किया कि देश में जितनी बीमार इकाइयां हैं उनको बेचा जाना चाहिए, देश के टैक्स पेयर के पैसे से उनको तनख्वाह नहीं दी जा सकती। आप इस बात को समझ लीजिए कि केवल कच्चे तेल के दाम से रेट तय नहीं होते। इस रेलवे के भाड़े क्यों बढ़ गए 14%?
ट्रेन के भाड़े 14% क्यों बढ़ गए? अरे आप जवाब नहीं सुनना चाहते। विजय कच्चे माल्या तेल क्यों पे भाग सवाल गया? उठाए, सुनिए ना। आप सुरक्षा विजय माल्या कच्चे क्यों नहीं तेल वापस पे आ रहे सवाल थे? उठाए, जवाब सुनिए। बादल साहब बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के समय ये बात सही है कि गैस की कीमत बढ़ी है, रेलवे की किराया बढ़ी है, बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी जी के समय आरक्षण जो है प्रमोशन में भी लाया गया है और ये बहुत गलत चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ गलत है। देखिए बोलिए। ऐसा है, आप तो एक बात समझ लीजिए कि केवल कच्चे तेल के कीमत से रेट तय नहीं होती। एक काम कर लीजिए ना विनोद जी, बोले। आप एक काम क्यों नहीं कर लेते भाई? इनसे कहते हैं एक काम क्यों नहीं कर लेते? हर चीज में से सब कुछ हटा दीजिए, सीधे सीधे कहिए ये देशभक्ति टैक्स है, क्योंकि जिसपे टैक्स लगाते हैं हर बात में देशभक्ति को लेके आ जाते हैं। तो सीधे कह दीजिए कि देशभक्ति टैक्स है। लाइन में खड़े हैं, देशभक्ति दिखाओ। पेट्रोल महंगा ले रहे हैं, देशभक्ति दिखाओ। गैस पे सब्सिडी छोड़ रहे हैं, देशभक्ति दिखाओ। तो आप भी तो थोड़ी देश की जनता के प्रति भक्ति दिखाएंगे। गांधी जी की फोटो हटाकर नरेंद्र मोदी जी की फोटो उसमें क्यों लगा दिया? सर रुक जाइए, आप भी तो अखिलेश जी की लगा रहे हैं हर जगह। नहीं जनता का सवाल ले लें, जनता बेसब्र हो रही है। सर विशाल पूछिए क्या सवाल है लोगों का? आपको मैं वोट क्यों दूं? क्योंकि आपके नेता केवल सैफई और लखनऊ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इलाहाबाद आना भी मुनासिब नहीं समझा, एक पत्थर लखनऊ से शिलान्यास करके भेजा है। ये क्या इलाहाबाद का विकास करेगा? कि मोहन भागवत जी ने कहा है कि आरक्षण को खत्म करना चाहिए, इनका क्या सुझाव है उस पे? ये सांसद जी का कल को जो बीएसपी में था आज बीजेपी में वो अच्छा, जो कल को कांग्रेस में था वो आज भी बीजेपी में वो अच्छा, तो बुरा कौन? सिर्फ आप पीडीपी के साथ। उत्तर प्रदेश अपराध में 1 नंबर पर, तो जो आपका प्रदेश अध्यक्ष है केशव मौर्य, उसका आपराधिक इतिहास क्या है? क्रिमिनल केस, वो गौ तस्कर है, गौ मांस बेचता है। जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा हो कि आरक्षण मेरे जीते जी खत्म नहीं हो सकता, तो ये कोई सवाल बचता नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो प्रदेश अध्यक्ष पे जो आरोप लगा रहे हैं, सरकार इनकी है, अगर इनके पास कोई सबूत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें और केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। ठीक, हाजी साहब उन्होंने सवाल पूछा था आपको वोट क्यों दें? सैफई और लखनऊ का मुख्यमंत्री चुनने के लिए, क्योंकि इलाहाबाद तो वो आए नहीं कभी भी, पत्थर भी वहां से पर्दा हटा के भेज दिया। अखिलेश यादव जी समूचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और रहा सवाल, मुख्यमंत्री जी ने भी देखिए आगरा एक्सप्रेसवे पे जिस तरह फाइटर प्लेन चलाए, तो सैफई में तो है नहीं, वो अभी पूरा नहीं हुआ वो। में आप एक्सप्रेस वे पे फाइटर प्लेन ना उतारिए बेशक, लेकिन यहाँ की सड़कों पे लोगों की स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल ढंग से उतरवा दीजिए। चल रही है, आप देखिए, आप आइए देखिए। मैं तो फिर पूछ दूंगा, फिर आप कहेंगे बीजेपी के आदमी है। साथ में आया, मैं फिर पूछूंगा, ना कह देंगे तो आप कहेंगे बीजेपी के आदमी है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं जाता हूँ सिरातू बस स्टैंड के बाद एक छोटी सी दुकान थी, आज अपार संपत्ति कहाँ से आई? उनके ऊपर पशु तस्करी का आरोप क्यों लगता है? उनके ऊपर हत्या का मुकदमा आपके क्या है? आपका जिसका प्रदेश का अध्यक्ष अपराधी हो, वो सवाल अपराध की बात है। सर अगर संपत्ति पे जाएंगे तो एक समय में प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी साइकिल से चलते थे। आज आपके यादव परिवार के बच्चे 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार से चलते हैं। ऐसी बात नहीं, समझिए सर, ऐसी बात ठीक है लोन लेके चलते हैं सर, लेकिन चलते तो हैं। यहाँ पे जाम की समस्या है। यहाँ पर जब 1 बजता है, बच्चियाँ और बच्चे स्कूल छूटते हैं, पूरा सड़क जाम हो जाता है। मैं निवेदन करूँगा, यहाँ पे भाजपा के भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इलाहाबाद में कब लखनऊ के तर्ज पर फ्लाईओवर और पुल, जैसे ताबड़तोड़ गोमती पर पुल बना है, जमुना और गंगा पर कब पुल बनेगा? पुल कब बने? सर ये चुनाव के मौके पर भाजपा धर्म का मुद्दा, मंदिर मुद्दा क्यों उठाती है? विकास का मुद्दा क्यों नहीं थी? यहाँ इलाहाबाद में इतना बड़ा माघ और कुंभ लगता है, गंगा के आसपास एक भी घाट पक्का नहीं है, एक बाथरूम नहीं है जहाँ पे हमारी महिलाएं जा सके, एक पक्का घाट नहीं है। उसके लिए दो पार्टियों का क्या कहना है? सवाल की करछना पावर प्लांट का 8 साल विकास नहीं हुआ है, अभी तक रुका हुआ है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उसका बजट नहीं पास किए अभी तक। करछना पावर प्लांट का विकास। मेरा एक सवाल ये है कि पूरब का एक्सपोर्ट इलाहाबाद में है कि इटावा मैनपुरी में है? ठीक है, पोलिंग तो जब होगी तब होगी। हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के वादों पे यकीन होता है? क्या आपको बहुजन समाज पार्टी पे यकीन होता है? क्या आपको बीजेपी के वादों पे यकीन होता है?
क्या आपको बादल साहब के वादों पे यकीन होता है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज इस कार्यक्रम में आने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इलाहाबाद की जनता का भी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। वोटों की बारात आज इलाहाबाद से आप देख रहे थे।